Dear student, we are starting from there which was interrupted. In second part of this lecture, only few slides were remaining, but due to some interruption, we had lost the connection and the recording was lost. So we start again from there where we finish. We were talking about the fuel bundles and the Zircon fuel rods in which the fuels are loaded, and these 37 tubes are joined with one another, and this is called the bundle, the fuel bundle. The fuel tubes are welded to an end of pellets and keep apart from by spacer. If you see, here is each tube, each pipe is अपार्टेड फ्रॉम अदर, इनके दरमियान आपको गैप नज़र आ रहा होगा, और गैप स्पेशली रखा गया है ताकि इसके दौरान जो है एक तो वो एक दूसरे से टच होके ओवर हीट ना हो, और दूसरा इनके दरमियान से जो है वो वाटर, हैवी वाटर जो है वो हमारा गुजर सके। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये हालोज हैं, हालोज ट्यूब हैं, यानी इनके दरमियान गैप्स हैं, और इन्हीं गैप्स के दरमियान से पानी जो है वो गुजरता है, और ये एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली इस तरीके से पड़ी होती हैं उसी बड़े पाइप के अंदर, चैनल के अंदर, और इनके अंदर से और इनके ऊपर नीचे से पानी जो है वो फ्लो कर रहा होता है, वो हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये जो है यानी कि इनको लटकाने के लिए उन चैनल्स के अंदर इस तरीके के रॉड यूज़ किए जाते हैं, और इन रॉड्स के अंदर जो है ये बंडल होते हैं, और ये रॉड जो है वो मूवेबल होते हैं, इसलिए जो है हम इनको आगे पीछे घुमा सकते हैं विद इन द पाइप, विद इन द चैनल। The fuel tubes are welded to the end plates and kept apart. This fuel is capable of delivering a burn up of about 7.5 megawatt day per kg। यानी एक बंडल जो है हमें अगर 1 kg का है तो वो हमें 7.5 मेगावाट डे दे सकता है, यानी कि एक छोटा सा बंडल हमें 24 घंटे 7.5 मेगावाट एनर्जी दे सकता है। अल्टीमेटली ये एक दिन में एक्सपायर नहीं होता, बल्कि 6 महीने, साल यूज़ होता है, लेकिन इन्हीं रॉड्स की जो टोटल एनर्जी है उसको कैलकुलेट किया जाता है और देखा जाता है कि कितने रॉड हैं और उनमें से हमें कितनी एनर्जी जो है वो मिल सकती है। A unique feature of CANDU reactor is that they are refueled online। अब ऑनलाइन से मुराद क्या है? दैट इज while the reactor is an operation। रिएक्टर जो है वो ऑपरेशन कर रहा होता है, पूरा प्लांट उसी तरह चलता रहता है, लेकिन ये जो फ्यूल बंडल हैं ये रिप्लेस कर लिए जाते हैं। कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जैसे ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, यहाँ पे 4 चैनल नज़र आ रहे हैं, किसी एक चैनल को जो है वो बंद कर दिया जाता है, और उसको बंद करने के बाद जो है ये जो हमने फ्यूल बंडल के दरमियान राड दिखाया था, वो राड जो है वो एक लंबा राड होता है जिसके ऊपर बहुत सारे ये फ्यूल बंडल लगे होते हैं, तो उसको एक तरफ से धकेला जाता है और दूसरी तरफ से निकाल लिया जाता है, और उसके साथ जितने भी अटैच बंडल होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। हम जो है ये एक चैनल को काटा कर देंगे और बाकी 3 चैनल उसी तरह चलते रहेंगे, और उनकी वजह से जो है ओवरऑल प्लांट चलता रहेगा, और एक जो है चैनल के अंदर जितने फ्यूल रॉड हैं वो हम रिप्लेस करके नए लगा के यहाँ पे फिट करके दोबारा यहाँ से इनको ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो हमारा प्लांट चलता रहेगा, लेकिन हमारे जो फ्यूल हैं वो रिप्लेस हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, जो बॉयल वाटर रिएक्टर, जो दूसरे बड़े रिएक्टर हैं, उसमें हम प्लांट ऑपरेशन को बंद करके, शट डाउन करके, फिर हम जो है फ्यूल रॉड को निकालते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो है
हमारा जो है वर्किंग टाइम जो है पर ईयर वो कम होता है और उससे हम कम एनर्जी ले पाते हैं। इसके बाद जो है हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टाइप की, अब जो कि है, अभी तक हमने जितने भी रिएक्टर देखे हैं ये थर्मल रिएक्टर थे। अब हम ब्रीडर रिएक्टर की तरफ आते हैं, जिनमें से सोडियम कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर भी कहलाता है क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 3 लूप्स होती हैं। एक लूप है जिसके अंदर जो है ये जो बड़ा सा एक टैंक है जिसके अंदर सोडियम मेटल है। सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर का मतलब ये है कि इसमें कूलेंट जो है वो सोडियम यूज किया जाता है। सोडियम जैसा कि आप सब जानते हैं एक जो है ब्राइट किस्म की मेटल है जो कि 100 डिग्री या 150 डिग्री के बाद जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है और मेल्टिंग पॉइंट उसका शुरू हो जाता है और वो जो है इस हीट के बाद जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे जो है इस टैंक के अंदर भी सोडियम मेटल होती है। जब कोर ऑपरेट करना शुरू करता है फ्यूल रॉड की मदद से, तो यहाँ पे जो है हीट होती है और उस हीट की वजह से ये जो इस टैंक की सोडियम है वो हीट अब्जॉर्ब करती है और हीट अब्जॉर्ब करते करते वो इस पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ से जो है ये एक सिलेंड्रिकल शेप में एक हीट एक्सचेंजर है जिसको हम प्राइमरी हीट एक्सचेंजर कहते हैं। इस प्राइमरी हीट एक्सचेंजर में ये हीटेड सोडियम जो है जो कोर से आ रही है वो इसमें दाखिल होती है और यहाँ पे जो है वो अपनी हीट को एक्सचेंज करते हुए जो है वो कूल डाउन होती है और कूल्ड मेटल जो है नॉर्मली नीचे की जानिब आएगी और नीचे इस सुराख के ज़रिए या इस सुराख के ज़रिए वो नीचे बैठेगी। लेकिन अभी भी वो लिक्विड फॉर्म में ही होगी, वो इतना कम टेम्परेचर नहीं होगा कि वो सॉलिड हो जाए। वो लिक्विड ही है लेकिन रेलेवेंटली वो कोल्ड टेम्परेचर की है, कम टेम्परेचर की है। लेकिन इसको जो है फिर इस पंप की मदद से पंप करते हुए हम कोर तक पहुंचा देते हैं और इस तरीके से ये एक लूप फर्स्ट लूप वर्किंग करती है। कोर से हीट अब्जॉर्ब की, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर को दी और वहाँ से ठंडे होने के बाद नीचे की तरफ आए और इस पंप की मदद से जो है दोबारा हम कोर की तरफ चले गए। अब आ जाते हैं सेकंड लूप जो कि स्टार्ट होती है इस प्राइमरी हीट एक्सचेंजर से। इस प्राइमरी हीट एक्सचेंजर के अंदर जो सेकंड लूप है वो भी सोडियम की ही है। यहाँ पे भी जो है वो एक लो टेम्परेचर सोडियम आती है लेकिन लिक्विड फॉर्म में कम टेम्परेचर की, और यहाँ से हीट अब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर राइज करके चली जाती है स्टीम जनरेटर को। स्टीम जनरेटर में जो है पहुंचने के बाद एक नॉर्मल जो स्टीम जनरेटर का ऑपरेशन है उसमें एक तरफ से जो है हमें फीड वाटर आएगा जो, और वो इस हीट को ऑब्जॉर्व करके स्टीम में कन्वर्ट होते हुए टरबाइन में चला जाएगा और टरबाइन से कंडेंसर और कंडेंसर से दोबारा स्टीम जनरेटर। जबकि ये जो सोडियम है जो कि हमारी प्राइमरी हीट एक्सचेंजर से आई थी, ये अपनी हीट लूज करने के बाद रेलेवेंटली कम टेम्परेचर के साथ पंप की जाएगी दोबारा प्राइमरी हीट एक्सचेंजर को, जहाँ से वो दोबारा हीट अप होके स्टीम जनरेटर में आ जाएगी। जबकि आगे जो साइकिल है टरबाइन कंडेंसर और कंडेंसर के साथ जो है हमारा कूलिंग टावर वाला जो हीट एक्सचेंज का है वो सारा प्रोसेस उसी तरीके से हो रहा होता है। The first electricity producing nuclear reactor in the world was sodium cooled fast reactor। यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग रिएक्टर जो था वो सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर ही था, लेकिन ये कमर्शियल स्केल पे नहीं था। कमर्शियल स्केल पे जो सबसे पहले बनाया है
वो रशिया ने बनाया है, वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन पहला रिएक्टर जिससे आगे टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई, वो यही सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर था। As the name implies, these reactors are cooled by liquid sodium metal. Sodium is a heavier than hydrogen, effect that leads to the neutron moving around the higher speed. These can use metal or oxide fuel and burn anything thrown at them. थ्यूरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो ये जो रिएक्टर हैं, ये ब्रीडर रिएक्टर हैं। इसके अंदर जो है आप यूरेनियम भी फिशन में हिस्सा ले सकती है, प्लूटोनियम भी ले सकती है, थ्यूरियम भी ले सकती है। इनमें से कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। और दूसरे नंबर पे जो सोडियम मेटल यूज़ करने का हमें एडवांटेज है, वो हमें ये मिलेगा कि सोडियम जो है वो नॉन ऑब्जर्वर है न्यूट्रॉन की, इसलिए वहाँ पे जो रिएक्शन है, जो न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं वो ऑब्जर्व नहीं होते या अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, इसलिए नेचुरल यूरेनियम जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है। और उनसे निकलने से जितने न्यूट्रॉन निकलते हैं उनमें से मैक्सिमम जो है वो आगे कन्वर्जन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। वो फसाइल एटम्स को फर्टाइल एटम में कन्वर्ट फिसाइल में कन्वर्ट करते हैं, फिशनेबल बनाते हैं। और ये प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक और रिएक्टर जिसको मैं आखिर में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, ऑल दो इसकी ज़्यादा डिटेल मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, बल्कि आपके ज़िम्मे ये टास्क होगा कि आप इसको जो है नेट से सर्च करें और इसको जो है डिटेल इसकी जो है वो नेट से लें और उसको जो है आप अपनी नॉलेज को वहाँ से स्ट्रेंथन करें। और हो सकता है पॉसिबली चांस है कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन या कोई इस तरह का जो है इसके बारे में आपसे फाइनल एग्ज़ाम में आ जाए। गारंटी नहीं है लेकिन चांस है। इसलिए अब आपका काम है कि इसको आप करें। यहाँ पे मैं जस्ट 2 स्लाइड का एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। लिक्विड फ्लोराइड थ्यूरियम रिएक्टर that is designed basically to utilize the thurium which is in the form of a sand we found। हमें आपको पता है कि थ्यूरियम जो है वो सैंड की फॉर्म में हमें मिलती है, तो उससे फ्यूल रॉड तो बनाए नहीं जा सकते, तो पैलेट्स नहीं बनाई जा सकती, इसलिए जो है इसको यूटिलाइज किया जाता है मेटल फॉर्म में, सॉरी मेटल कह रहा हूँ, लिक्विड फॉर्म में। तो जो फ्लोराइड है और थ्यूरियम है, इसका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है और वो मिक्सचर जो है वो फिर जो है इस रिएक्टर में भेजा जाता है और वो रिएक्टर के अंदर से हीट भी ऑब्जर्व करता है और फिशन में भी हिस्सा ले रहा होता है। तो रिएक्टर के अंदर कोर के अंदर जो है कुछ हम इनरिच यूरेनियम के जो हैं वो रॉड रखते हैं, यूरेनियम के हैं या प्लूटोनियम भी बाज़ औक़ात यूज़ किया जाता है। और यूरेनियम जो है, थ्यूरियम जो है वो फ्लोराइड के साथ मिक्सचर की सूरत में इस कोर के अंदर से पास आउट होती है और अपने अंदर हीट भी ऑब्जर्व करके लाती है, जो हीट एक्सचेंजर को मिलती है। और हीट एक्सचेंजर जो है वो आगे टरबाइन चलाता है। जबकि ये सर्कुलेट जब बार बार होती रहती है तो इस फ्लोराइड और थ्यूरियम के मिक्सचर के अंदर जो थ्यूरियम है अपने अंदर न्यूट्रॉन ऑब्जर्व कर करके वो कन्वर्ट होती रहती है U-233 में कन्वर्जन प्रोसेस के तहत। और कुछ अरसे बाद जब हम इस पाइप में से ये लिक्विड निकालते हैं तो उसमें से हम फिर थ्यूरियम को और इस लिक्विड को अलग करते हैं, तो उसमें से थ्यूरियम को फिर हम अलहदा कर लेते हैं, फ्लोराइड को अलहदा कर लेते हैं और कन्वर्जन प्रोसेस के ज़रिए जो यूरेनियम हमें अचीव हुई होती है उसको हम अलग कर लेते हैं।
तो थ्यूरियम प्लस न्यूट्रॉन प्रोटेक्टियम, प्रोटेक्टियम से यूरेनियम 233, ये कन्वर्जन प्रोसेस आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था और उम्मीद है तो जैसा कि मैंने वाइवा भी किया था तो काफ़ी लोगों को इसका पता है। Liquid fluoride thorium reactor have gotten a lot of attention in the media. They are unique so far in that they use molten fuel, यानी कि इसमें सिर्फ लिक्विड कूलेंट नहीं है बल्कि इसके अंदर जो है वो फ्यूल भी जो है वो मोल्टन फॉर्म में है, और वो जो मोल्टन फॉर्म में है वही हीट एक्सचेंज करने में भी आगे हमें काम आ रहा है। So there is no worry of meltdown because they are already melted and the reactor is designed to handle that state. The folk over at Energy from Thurium are totally stoked about this technology. तो ये टेक्नोलॉजी को मैंने जैसे कहा कि इतनी मुश्किल नहीं है, नेट पे आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप भी सर्च करें, आप भी एक्सप्लोर करें और इसको समझें, और फिर भी जो क्वेश्चन होगा उसके लिए हम आपके लिए तैयार होंगे, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।